Hello and Jai Hind. Let's continue the lesson, The Cop and the Anthem, written by O. Henry, जिनका रियल नाम था विलियम सिडनी पोर्टर. And in the earlier videos, 3 parts we saw, and in those 3 parts we saw how Soapy, जो अपना कंसायंस सद विवेक बुद्धि खो चुका था और वो ये चाहता था कि कुछ भी करके वो जेल पहुंचे, और उसने पहले ऐसे तकरीबन 5 कोशिशें की थी जेल जाने की, लेकिन जेल जा नहीं पाया था. वो जेल इसलिए जाना चाहता था क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, और वो जेल में जाकर वहां पर आजादी से रहना चाहता था. उसको ऐसा लगता था कि सही आजादी, असली आजादी जेल की 4 दीवारी में, क्योंकि वहां पे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खाना मिल जाएगा, रहने को ऊपर छत है, सब कुछ है, कुछ भी हो, ठंड हो गर्मी हो, वहां पे हर तरह का इंतजाम है, ऐसा उसको लगता था. एंड दैट्स व्हाई he wanted to stay there, he wanted to go there. लेकिन 5 कोशिशें उसकी नाकामयाब हुई. उसके बाद लास्ट छाते वाली कोशिश भी उसकी नाकामयाब हो गई. उसके बाद वो धीरे धीरे चलते चलते एक जगह पे आता है जहां पे चर्च है. चर्च के अंदर से वायलेट कलर से अंदर से रोशनी आ रही है. रोशनी के साथ साथ उसके अंदर एक ऑर्गन पे एक ऑर्गनिस्ट सैबत एंथम की तैयारी कर रहा था. वो आवाज उसको आती है और वहीं पे रुक जाता है. कहानी अब आगे. द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट. सिचुएशन देखो, माहौल कैसे बनाया गया है. मतलब वहां पे चर्च है, चर्च का नाम लेते एक पवित्र भाव मन में उत्पन्न हो जाता है. उसके अंदर से रोशनी आ रही है और मंद मंद सा संगीत अंदर से सुनाई दे रहा है. और उस वक्त द मून वॉज देयर, ऊपर आसमान में चांद था, और वो कैसा था, फुल एंड रेडियंट, मतलब पूरा चमक रहा था. ओके, इट वॉज फुल मून डे. रेडियंट मतलब इट वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ लाइट, बहुत चमक रहा था मून. व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेर फ्यू. वहां पे व्हीकल्स भी बहुत कम जा रहे थे, पेडेस्ट्रियंस भी बहुत कम जा रहे थे, पैदल चलने वाले लोग. स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स, or a little while the scene might have been a country churchyard. वो कहता है the sparrows twittered sleepily in the eaves. sparrows जो थे they twittered. आजकल इंसान ट्वीट करता है, वहां पे sparrows ट्विटर कर रहे हैं. ओके, आवाज कर रहे हैं. sleepily मतलब lazily in the eaves, और a little while, और ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए, a little while the scene might have been a country churchyard. ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो सीन है ये कंट्री चर्चयार्ड है. कंट्री मतलब विलेज, रूरल एरिया. हालांकि वो था शहर में, सिटी में, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव का चर्च है, क्योंकि स्पैरोज की आवाज, गाड़ियों की आवाज कुछ भी नहीं, सब शांत एकदम. ऐसा माहौल गांव में मिलता है, तो उसको ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल गांव का है. एंड द एंथम दैट द ऑर्गनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस. सीमेंटेड, देखो कितना ब्यूटीफुली वर्ड यूज किया है, सीमेंटेड मतलब जैसे उसको वहां पे फिक्स कर दिया होगा. वो ऑर्गन की आवाज जो चर्च से आ रही थी, आप भी सुन पा रहे हैं ना आवाज? हाँ, वो आवाज जो चर्च से आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोपी को मंत्र मुग्ध कर दिया हो, और वो वहां पर ट्रांसफिक्स्ड हो गया, सीमेंटेड हो गया, मतलब उसको वहां पे जम गया. जैसे सीमेंट 2 ईंटों को एक जगह पे बांध देती है, जैसे वो संगीत की आवाज सोपी को फैन से उसने बांध दिया था, जमा कर उसको वहां पे पूरी तरह से उसको फिक्स कर दिया था वहां पे. फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज when his life contained such things. ये ऑर्गन की आवाज वो पहले से जानता था.
और ये आवाज कब की थी? उसके बचपन की आवाज उसको याद आई, बचपन में कैसे वो ऑर्गन सुना करता था। When his life contained such things, उन दिनों की याद आई। ये उन दिनों की बात है जब वो छोटा था। तो contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors। तो उसको उसके बचपन की याद आ गई। ये उन दिनों की बात है जब उसके जीवन में मदर थे, रोजेस, फूलों की खुशबू, फूलों की महक शायद उसको याद आती होगी। एम्बिशंस मतलब उसके जीवन में भी एम्बिशन था, उद्देश्य था, टारगेट था, कुछ ना कुछ तो उसको हासिल करना था, एम था, उसके जीवन में लक्ष्य था। एंड फ्रेंड्स, दोस्त भी थे। अभी तो कुछ भी नहीं था, मेरे दोस्त भी थे। दोस्तों से जीवन में आनंद आता है, अलग अलग रंग वो बिखेर देते हैं। दोस्त थे। इमैक्युलेट थॉट्स, इमैक्युलेट का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। उसके मन में एकदम क्लीन विचार थे, टाइडी थॉट्स। क्लीन मतलब कोई चोरी नहीं, किसी की परेशानी नहीं, मुश्किल नहीं। लेकिन अब तो वो जेल जाके जेल यात्री हो गया था। जैसे लोग रेल यात्री होते हैं, ये तो जेल यात्री हो गया था, बार बार जाता था। और इसलिए उसने अपने आप को गिरा दिया था। पर उस एंथम की आवाज ने अचानक से उसको बचपन याद दिला दिया, वो दिन याद दिला दिया जब उसके एम्बिशंस भी थे। द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड, कंजंक्शन बहुत कनेक्ट ब्यूटीफुली यूज किया गया इस वर्ड को। कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग। कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड। सोपी की अवस्था कैसी थी, मानसिक अवस्था कैसी थी? इट वॉज रिसेप्टिव मतलब इस वक्त तुम कुछ भी दो, ग्रहण करने को तैयार था। रिसेप्टिव क्योंकि उस माहौल ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। तो रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड तो एक चीज था, Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church. Influence about the old church, उसका माइंड कैसा था? रिसेप्टिव हो गया था क्योंकि अचानक से उसको याद आ गया था सब कुछ। एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च, और उस ओल्ड चर्च का इन्फ्लुएंस, धार्मिक प्रवृत्ति और मानसिक वृत्ति में होने वाले बदलाव, इन दो चीजों की वजह से एक अलग से स्टेट ऑफ माइंड में सोफी पहुंच गया था, एक अलग माहौल में पहुंच गया था। ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में, उसके मन में, उसके विचारों में एक बहुत ही बढ़िया बदलाव आया। तो सडन, अचानक से बदलाव आया और वंडरफुली अच्छा था, ये वेलकम चेंज था। He viewed with a rising horror the pit into which he had tumbled. He viewed, फिर उसने देखा, देखा इन द सेंस अपने मन की आंखों से देखा। क्या देखा? विथ राइजिंग हॉरर। राइजिंग हॉरर मतलब जितना देखता जा रहा था उसका, राइजिंग हॉरर मतलब जितना देखता जा रहा था उतना उसका हॉरर बढ़ता जा रहा था। हॉरर मतलब उसके मन में डर जो उत्पन्न हो रहा था वो बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ जा रहा था। राइजिंग हॉरर, द पिट इंटू विच ही हैड टम्बल्ड। पिट मतलब गड्ढा, मतलब वो ये देख रहा था कि वो कितने कौन से गड्ढे में गिरा है और वो कर क्या रहा है। अभी गड्ढे में गिरा मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट सच में गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में मतलब बुरे कामों के दलदल में कैसे वो फंसा हुआ था। जैसे सोचने लग गया कि मैंने क्या किया, मैंने चोरी की, उसको बुरा लगा, अरे मैंने चोरी की, मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया, उसको और बुरा लगा। और जैसे जैसे उसने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियां की और किस तरह से मेरा मानसिक पतन हुआ है, जैसा वो सोच रहा था वैसा धीरे 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 अपने आप पे उसको गुस्सा आ रहा था और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मतलब अब जो वो कर रहा था उस चीज से उसको नफरत सी होने लग गई थी।
द डिग्रेडेड डेज मतलब जिसमें वो डिग्रेड हुआ था, उसका अधपतन हुआ था, वो नीचे गिर गया था। अनवर्दी डिजायर्स, उसके डिजायर्स कैसे थे? इन दिनों में उसका एक ही डिजायर था, कुछ भी करो जेल भरो, एक ही था उसका डिजायर। और ये डिजायर कैसा था? अनवर्दी मतलब वैल्यूलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, ऐसा उसका डिजायर था। डेड होप्स, उम्मीद तो थी नहीं उसके पास, कोई जीने की उम्मीद नहीं थी, एक ही काम कर रहा था, कुछ भी करो जेल में जाओ, है ना? दैट वाज डेड होप्स। रैक्ड फैकल्टीज, फैकल्टीज मतलब उसकी क्वालिटीज, ये सब टूट चुके थे। रैक्ड मतलब ब्रोकन, ब्रोकन क्वालिटीज। वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना नहीं चाहता था, कुछ अच्छा करना नहीं चाहता था। एंड बेस मोटिव्स, बेस मतलब ऑफ वेरी लो क्वालिटी, मोटिव मतलब उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य क्या था? जेल में जाना। दैट वाज वेरी बेस, वेरी मीन, वेरी बैड, ऑफ वेरी लो लेवल, दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीजें उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन गई थी, जो अभी हमने देखा था। दैट इज डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिजायर्स, डेड होप्स, रैक्ड फैकल्टीज, बेस मोटिव्स। यहां पे कैसे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं देखो, अलग अलग प्रकार के। यहां पे बोला है उसके डेज कैसे थे? डिग्रेडेड थे। उसके डिजायर्स कैसे थे? डिजायर्स अनवर्दी थे। तो उसके होप्स कैसे थे? डेड थे, उम्मीद मर चुकी थी। फैकल्टीज मतलब उसकी जो क्वालिटीज थे वो कैसे थे? रैक्ड, टूटे हुए थे। और उसके मोटिव्स कैसे थे? उद्देश्य कैसे थे? बेस, लो लेवल के थे। और वही उसके जीवन का अस्तित्व, सच्चाई आजकल बन गई थी। तो अपने आप को अब जब उसने देखा, एक नए नजर से देखा, वो कंजंक्शन की वजह से उसको एक नई नजर मिली थी, उसको स्वयं का साक्षात्कार हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। और उसमें जब उसने देखा तब उसको लगा कि मैं सच में दलदल में फंस चुका हूं, गिर चुका हूं, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, ऐसा उसको लगा। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड। और उसके बाद उसका हार्ट, अब उसका हृदय भी जाग गया, उसकी चेतना जाग गई। रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली मतलब उसके अंदर से आवाज आई, थ्रिलिंगली, एकदम एक्साइटिंगली, टू दिस स्ट्रेंज मूड। अजीब सा मूड इसलिए था क्योंकि अब तक ऐसे मूड में वो नहीं था, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। अ स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव्ड हिम। इंपल्स मतलब अ सडन मूव फ्रॉम विद इन, अंदर से उसको ऐसी एक उत्तेजना मिली। सडन इंपल्स मूव्ड हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। उसको लगा कि ये जो फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये डेस्परेट है, होपलेस है। वो लगा कि इसके साथ मैं लड़ूंगा, मेरी अब की जो सच्चाई है उसके साथ मैं लड़ूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो बनूंगा। He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. Mire, mire का मतलब होता है a complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. मतलब मैं अपने आप को, हम इन शॉर्ट हम कह सकते कीचड़, दलदल। वो कहता है कि मैं अपने आप को इस दलदल से, कीचड़ से बाहर निकालूंगा। And would make a man of himself again. तो वो सोचने लग गया कि मैं अब इस दलदल से बाहर निकलूंगा और आई विल मेक माई सेल्फ अ मैन, मैं एक आदमी बनूंगा। आदमी का मतलब होता है कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं सोचने वाला आदमी बनूंगा, मैं समझने वाला आदमी बनूंगा, मैं कुछ करूंगा, ऐसा वो सोचने लग गया। He would conquer the evil that had enslaved him. वो सोचता है I'll conquer the evil. मुझ पे जो बुराई हावी हुई है, मुझ पे बुराई ने अपना पूरा कंट्रोल करके रखा है, मैं उस सारी बुराई को हटा दूंगा। I'll conquer the evil that enslaved him. There was time
समय था, ही वॉज यंग येट, अभी भी वो जवान था, उसके पास काफी सारा जीवन पड़ा हुआ था। तो उस बदलाव क्या हुआ, वो सोचा कि मैं बदलूंगा, मैं अब ऐसा नहीं रहूंगा, मैं जेल कभी नहीं जाऊंगा, मैं बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, ऐसा वो सोचने लग गया। उसकी सोच में ये बदलाव होने लग गया और वो बुराई से बाहर निकलना चाहता था। जिस बुराई ने, इविल ने उसको अपना गुलाम बनाया था, एनस्लेव मतलब गुलाम बनाना, जो गुलाम बनाया था उसमें बाहर निकलूंगा। There was time, he was young yet, he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. Resurrect मतलब restore in life, मैं मेरे जीवन में फिर से रिस्टोर करूंगा वही मेरे ओल्ड एम्बिशंस, ईगर एम्बिशंस, ओल्ड ईगर एम्बिशंस, मैं कुछ करना चाहता था, उनको फिर से मैं हासिल करूंगा। एंड pursue them, pursue मतलब follow them without faltering, विदाउट फॉल्टरिंग मतलब विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ, मैं बिना लड़खड़ाए मैं उस रास्ते पे चलूंगा, मैं कुछ बनूंगा। दोज solemn बट स्वीट ऑर्गन नोट्स, solemn मतलब सीरियस एंड स्वीट, ऑर्गन नोट्स, ये ऑर्गन से आने वाली वो आवाज, हैड सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हिम, तो उस ऑर्गन नोट्स ने, उस एंथम ने उसके जीवन में एक बदलाव लाया था। अभी तक वो किसकी खोज में था, अभी तक वो खोज में था कॉप के, पुलिस के, और वो चाहता था कि पुलिस उसको पकड़े, पुलिस के पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन उस एंथम के नोट्स ने, उस एंथम की आवाज ने उसके अंदर एक गहरा बदलाव, रेवोल्यूशन लाया था, क्रांति लाई थी उसके सोच में। सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हिम। Tomorrow he would go to the roaring downtown district. वो सोचता है कि मैं रोरिंग, आवाज करने वाली जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है वहां पे मैं जाऊंगा, डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊंगा, एंड फाइंड वर्क, काम ढूंढूंगा, काम करूंगा, जेल नहीं जाऊंगा चोरी करके, काम करूंगा। A fur importer had once offered him a place as a driver. एक फर इंपोर्ट करने वाले आदमी ने उसको ड्राइवर का जॉब ऑफर किया था। ड्राइवर का जॉब करोगे, ऐसा पूछा था, तो मैं वहां पे जाके ड्राइवर का जॉब करूंगा। और किसने ऑफर किया था, एक फर इंपोर्टर, फर इंपोर्ट करने वाले आदमी ने। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, मैं कुछ तो बनूंगा, आई विल बी समबडी इन दिस वर्ल्ड। ही वुड, मैं ऐसा करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं आदमी बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं जेल कभी नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब मैं इज्जत की जिंदगी जीऊंगा, ऐसे सब सोच उसके दिमाग में आने लग गई। और तभी सोपी फेल्ट हैंड लेड ऑन आर्म, और उसके हाथ पे कोई हाथ आके ऐसा गिरता है। He looked quickly around into the impassive face of a policeman, और जब वो पलट के देखता है तो उसको दिखता है वहां पे एक पुलिसमैन। इम्पैसिव फेस ऑफ पुलिसमैन, इम्पैसिव इसका मतलब होता है जिसके चेहरे पे कोई ऐसे हाव भाव नहीं थे, ऐसे भावलेस चेहरा उसको दिखता है, और उसके चेहरे पे देखता है। What are you doing here? asked the officer. क्या कर रहे हो यहाँ पे? Nothing, said Soapy. सोपी बोलता है, नहीं कुछ नहीं। Then come along, चलो मेरे साथ। और पुलिस वाला उसको पकड़ के लेके जाता है। अब तो को चाह रहा था कि पुलिस उसको पकड़े पकड़े पकड़े, पुलिस वाले पकड़ नहीं रहे थे, लेकिन अब उसके मन में विचार आया कि पुलिस वाले के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं मेरी अलग से जिंदगी बनाऊंगा, मैं कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा। पुलिस पकड़ के लेके गई। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. और अगले दिन जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, वहां के मैजिस्ट्रेट ने, जज ने बोला, 3 महीने तक तुम जेल में रहोगे। जब वो कोशिश कर रहा था कि वो जेल में जाए, वो जेल में नहीं जा रहा था। अब उसको लगा मैं कुछ बनूंगा। देखो स्टोरी कैसे जाती है, उसके अंदर बदलाव हो गया। वो बस चाहता था कि वो कुछ अच्छा बने, कुछ इंसान बने, और जैसे उसने डिसाइड किया मैं अच्छा इंसान बनूंगा, पुलिस पकड़ के लेके गई। लास्ट के सेंटेंस में
कहानी का पूरा ट्विस्ट। लास्ट की 3 लाइन्स अगर आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कहानी पूरी ट्विस्ट लेती है। और यही खासियत है ओ हेनरी की, द कॉप एंड द एंथम। मतलब जितना वो कॉप को ढूंढ रहा था, कॉप उसको पकड़ नहीं रही थी, लेकिन एंथम ने उसको बदला, तब कॉप आ गई और फिर से उसको पुराने दलदल में लेके गई। आगे जाके वो बदलता है कि नहीं बदलता पता नहीं, बट अभी उसका मिशन कम से कम 3 महीने के लिए तो आगे चला गया। हम अच्छा महसूस करते हैं सोपी के लिए। हम जब सोचते हैं कि अरे हाँ सोपी बदल रहा है, सोपी बदल रहा है, तो हमको लगता है कि चलो अच्छा हो गया, लेकिन किस्मत उसको फिर से वहीं पे लेके जाती है। और शायद प्रोहिबिटेड जगह पे खड़े रहने के लिए, मतलब ऐसी जगह पे खड़े रहना जहां पे खड़े रहना अलाउड नहीं, ऐसी जगह पे खड़े रहने के लिए उसको पकड़ के लेके जाते हैं, 3 महीने की जेल, तो सब बदल जाता है फिर से। तो हम जब उम्मीद करने लगते हैं तब फिर से उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, और यहां पे ये लेसन खत्म हो जाता है। समझ में आए? तो कॉप और एंथम में एक तरह की जुगलबंदी यहां पे है। एंथम ने बदला लेकिन कॉप ने बदलने नहीं दिया। तो यहां पे जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो आप फॉलो करो, उसके साथ साथ read the story, match the incident given in the column A with consequences given in the column B। ये टेबल भी आप ट्राई करो। ओके, आप मुझे ये सेंड कर सकते हैं। गिव रीजंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी चीजें हैं, आप वो भी ट्राई करो। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो दैट, स्टेटमेंट्स दिए हुए लेसन समझने में और आसानी होगी। आगे के जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, ट्राई देम, सॉल्व देम, लिख के रखो, लेसन समझने में इजी जाएगा। ओके, दैट इज अबाउट द लेसन द कॉप एंड द एंथम। ओके, सी यू सून। जय हिंद।